देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ और नीचे आ गया है। बीते 24 घंटे में 2,54,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 3,52,000 मरीजों की ठीक होकर अपने घर लौटने की खबर भी है। हालांकि महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा फिर एक बार 4,000 के पार चला गया है। शुक्रवार को 4,142 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही 19 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बरकरार हैं। तो आइए इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पृथ्वीराज सिंह जी, जो कि इंदौर के युवा लेखक हैं, रिसर्चर हैं, साथ में सोशल एक्टिविस्ट है। पृथ्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल में। धन्यवाद निकिता जी। पृथ्वी जी, जैसे देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आने लगा है। हालांकि इसकी गति काफी कम है, लेकिन फिर भी आज लोगों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर राहत देखी जा रही है कि अब जल्द ही उन्हें इस महामारी से निजात मिल सकेगी। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में कोरोना समाप्त होने की कगार पर है? जी देखिए, कोरोना समाप्त होने की कगार पर ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को भी कहना चाहिए। जो कि हम देख रहे हैं, स्टडीज़ देख रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। और जो सेकेंड वेव आई, जो नया म्यूटेशन आया, उसमें हमने देखा कि इंडिया में काफ़ी घातक प्रभाव उसके दिखे। जैसा कि पिछले साल हम इटली और दूसरे देशों में खबरें सुन रहे थे कि जिस हद तक लोग संक्रमित हुए और अपनी जान गंवाई, वैसा ही कुछ प्रभाव इस बार भारत देश में देखने को मिला। और किसी भी महामारी के बारे में कुछ आंकड़ों में कमी आना इस बात का संकेत नहीं हो सकते कि अभी पूरा विश्व या कोई भी देश या कोई राज्य उससे बाहर आ जाएगा या बाहर आ चुका है। तो ये मेरे ख्याल से एक गलत अंदाजा होगा। जी, पृथ्वीराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम भारत की बात करते हैं, भारत से वाकई में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े और अभी भी लगातार आंकड़ों में हम ये कह सकते हैं कमी आई है, लेकिन अभी राहत की सांस लेने की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है भारत के इस तरीके से संक्रमण का बढ़ जाना, इसका मुख्य कारण क्या रहा? पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि जो एक लंबा अंतराल रहा, जो लॉकडाउन हमारे यहाँ हो लगा और उसके बाद फिर खुला और फिर लोग बाजार में आए और सारी गतिविधियां आमतौर से शुरू हुई, उस वक्त कहीं ना कहीं हम लोग शायद लापरवाह हो चुके थे। और उसी वक्त जब नया म्यूटेशन आया तो उसकी चपेट में कई लोग आए। और सबसे बड़ी चीज कोरोना की ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा है, यानी कि वायरस का संक्रमण होना, बीमार पड़ना और उसके बाद उसके लक्षण उभर कर सामने आने में 14 से 15 दिन का वक्त लगता है। इतने इस लंबे अंतराल में कई लोग, भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हम कह सकते हैं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग 15 दिन के अंतराल में संक्रमित हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बीच की लापरवाही और एक जो पीरियड रहा वो ज्यादा घातक रहा। पृथ्वीराज जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि ये पीरियड रहा है, इसके बीच में कोरोना और कोरोना से ठीक होने की, या फिर हम कहें कोरोना बीमारी की पहचान करने में, तो इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि तेजी से वायरस के फैलने की एक वजह वायरस की बिहेवियर में बदलाव भी था। तो वास्तव में क्या लगता है कि वायरस से जो बदलाव हुआ, जो लोगों में सिम्टोमेटिक, अनसिम्टोमेटिक जिस तरीके से कोरोना के केसेस देखे गए, तो क्या लगता है कि वास्तव में इन्फेक्शन बढ़ने का एक कारण ये भी रहा? जी बिल्कुल, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दूसरा वेरिएंट कोरोना का भारत में जिसने हिट किया, उससे हम लोग अनभिज्ञ थे, उसके सिम्टम्स से हम लोग अनभिज्ञ थे। और बेशक कई लोग असिम्टोमेटिक भी रहे होंगे, जिसका हमारे पास कोई आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, पर हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि कई लोग असिम्टोमेटिक रहे होंगे, फिर भी उन्होंने कोरोना लोगों में फैलाया होगा। हाँ, पर अब राहत की बात यह है कि जो नया वेरिएंट जिससे देश जूझ रहा है, उसके कम से कम हमारे पास क्या सिम्टम्स होते हैं इसकी जानकारी अभी हमें मिल चुकी है। तो अभी हम बिल्कुल इग्नोरेंस के फेज में नहीं है कि क्या है, कैसे सिम्टम्स आएंगे और क्या है, इसे हम कोरोना मान लें या ना माने। उससे हम अभी निकल कर आ चुके हैं। इस वेरिएंट के प्रभाव के बारे में तो एटलीस्ट ये कहा जा सकता है। जी पृथ्वीराज जी, देश में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत चल रही है। ऐसे में पहले डोज के बाद में दूसरा डोज 28 दिन के अंतराल पर लगता है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत के चलते अब इस अवधि को और आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं परेशानी की वजह भी बन सकती है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही बात है, पर जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं, हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम भारत देश के बारे में बात करें, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। बनस्बत की हम बात करें इजराइल, यूके या उन देशों की जो काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अपने पूरे देश में पूरा कर चुके हैं,
इसराइल का उदाहरण अगर मैं दूं तो आपको 90 लाख टोटल वहाँ की आबादी है। इससे दुगनी या तिगनी आबादी हमारे महानगरों में होती है। तो जितना बड़ा देश है और जितनी आबादी है और जिस रफ्तार से हमने वैक्सीनेशन किया है, सरकार ने करवाया और प्रशासनिक हमले ने जो इस पर कदम उठाए, तो मैं कहूँगा कि वो भी एक सराहनीय कदम तो है ही। और हाँ, चूंकि अभी काफ़ी बड़ा ग्रुप, काफ़ी बड़ा समुदाय हमारा वैक्सीनेशन से बचा हुआ है, तो किल्लत है, इतने लोगों को वैक्सीनेशन मुहैया करा पाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो जब तक पूरा देश या एक बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड ना हो जाए तब तक बचाव ही सुरक्षा है। इस बात को हमें मद्देनजर रख के ही अपना काम करना होगा। जी बिल्कुल। पृथ्वीराज जी, बीते महीने जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु हिमालय के निचले हिस्से में बसे हरिद्वार शहर पहुंच रहे थे। तो क्या महाकुंभ कारण रहा तेजी से संक्रमण के फैलने का? जी निकिता जी, ऑब्जर्वेशनल मतलब स्टडीज के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि बेशक रहा होगा। जहां सरकार घर के अंदर भी मास्क लगाकर रहने की हिदायत दे रही है, वहीं अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं तो बेशक वो होगा। पर चूंकि एक रिसर्चर के नाते मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक ऐसी कोई स्टडी सामने नहीं आई जब मतलब कोई आंकड़े ऐसे नहीं दिखे कि जो लोग हरिद्वार से आए और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोड हुआ। क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश, जिस प्रदेश के बारे में अभी हम बात करें, वहाँ कोरोना संक्रमण बहुत पहले शुरू हो चुका था। फरवरी मिड से हम देख रहे थे कि आंकड़े बढ़ने लगे थे और कई जिलों में एक्सप्लोड हो चुका था। तो हमारे प्रदेश के बारे में ये कहना कि बंगाल चुनाव या हरिद्वार कुंभ के कारण यहाँ फैला है, तो यहाँ के बारे में तो ये उतना उचित मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, बेशक इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि अगर कहीं भी इतनी बड़ी मात्रा में धार्मिक या राजनीतिक वजह से लोग इकट्ठे हुए हैं तो बेशक कोरोना संक्रमण काफी हद तक बड़ा होगा, काफी हद तक फैला होगा उन कारणों से। पृथ्वी जी, ये तो हमने बात की देश की, अब हम बात करेंगे इंदौर शहर। इंदौर में 1 जून से लॉकडाउन की पाबंदियों में रियायत मिलनी शुरू हो जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को इस बात के संकेत दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन संभाग के जिलों को 1 जून से धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया था। तो क्या लगता है पृथ्वी जी कि किस तरीके से 10 दिन के लॉकडाउन से वाकई में कोरोना पर विजय पाई जा सकती है? वैसे तो लॉकडाउन करीब 1.25 महीने का हो चुका है, पर जो सख्ती 10 दिन तक सख्ती बरतने के आदेश आए हैं प्रशासनिक तौर पे, मैं कहूँगा कि पहले तो एक चीज़ हमें समझना होगी इंदौर वासियों को और भारतवासियों को कि प्रशासन का लॉकडाउन लगाना और लॉकडाउन खोलना इस बात का संकेत बिल्कुल नहीं देता कि संक्रमण फैलना बंद हो गया है या हम लापरवाही बरत सकते हैं। लॉकडाउन खोलना हो सकता है इस बात का सूचक हो कि जो प्रशासन की इस सीमा थी, लोगों को घर में रोक के रखने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई हो और अब वो चाहते हो कि लोग अपने हिदायत बरतते हुए बाहर आएं और कामकाज शुरू करें ताकि देश की आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा सके। जो निचला तबका है वो और सफर ना करे। तो हो सकता है कि कोरोना के संक्रमण से इंस्पायर होकर डिसीजन ना लिया हो, आर्थिक कारणों से निर्णय लिया हो, तो कई वजह हो सकती है। तो इस चीज से कोरोना संक्रमण को जोड़ के देखना भारत देश में बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर लॉकडाउन खुलता भी है, रियायतें दी भी जाती हैं, तो लोगों को ये मानकर चलना चाहिए कि कोरोना जैसा था वैसा अभी भी है और जितना एहतराम, जितनी हिदायतें पहले दी गई थी, जितना केयर लोग पहले कर रहे थे उतना आगे भी करें और बच कर रहें जितना संभव है। अगर गैर जरूरी हो तो बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल। पृथ्वी जी, यदि 1 जून से वाकई में लॉकडाउन खुल जाता है तो इंदौर की जनता को, जिस तरीके से इंदौर की जनता ने पूर्व में भी बहुत ज्यादा लापरवाही बरती है, तो अब जनता को किस तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जी, सावधानी के तौर पे तो जो सरकार ने हिदायत दी है, देखिए सबसे जो पिछले 1 साल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, किसी भी महामारी का जो एसओपी है जो कि पिछले कई 100 सालों से फॉलो किया जा रहा है, नहीं कि लॉकडाउन दुनिया में पहली बार लगा है या कोई महामारी हम देख रहे हैं, बट हाँ पिछले 100 सालों में, 60-70 सालों में इतने व्यापक रूप से कोई महामारी वैश्विक रूप पर ये पहली है। तो मेरा तो यही कहना है कि जितनी ज़्यादा आप बचाव अपना कर सकते हैं, यानी कि जितनी हो सके दूरी बनाकर रखें। घर के बुजुर्गों, बच्चों को, जो शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें जितना ज़्यादा लोगों से आइसोलेट करके रख सकते हैं वो रखें, क्योंकि
इस जो सेकेंड वेरिएंट से हमने सीख ली है वो मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि देखिए जो एक ऐसी महामारी जो म्यूटेट कर रही है, जो अपना स्वरूप बदल रही है, इतना बहरूपिया वायरस अगर ये है, तो आपको ये समझना होगा कि ये अगर कोई नया वर्जन आता है, कोई नया म्यूटेशन आता है, वो आएगा देश में और 15-20 दिन का समय लेकर लोगों को संक्रमित करेगा। और जब तक हम लोगों को पता चलेगा कि इसका क्या स्वरूप है और ये किस तरह से कितने लोगों को हिट कर रहा है, तब तक हाथ से बात जा चुकी होती है। भारत जैसे देश में करोड़ लोग संक्रमित हो चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी सख्ती हम अपने आप के साथ बरत सकते हैं, जितना अपने आप को घर में रोक के रख सकते हैं, जितनी लोगों की इकोनॉमिक कैपेसिटी है, तो मैं कहूँगा बाहर ना निकले, लोगों से ना मिले, संक्रमण वाले क्षेत्र से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे ना जाएं। शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे पार्टी काफ़ी लापरवाहियाँ हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में देखी गई हैं। मैं कहूँगा कि थोड़े दिन उन्हें रोक दिया जाए। महामारी के दौर में इन चीज़ों से थोड़ा बचना, परहेज करना ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो मेरी तो सलाह है कि जितना हम कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि क्या स्वरूप होगा, आने वाला वक्त क्या बताएगा, म्यूटेशन होता है या नहीं होता है और किस तरह का होता है, ये कहना भी किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो बचाव ही सुरक्षा है, जो कि मंत्र सरकार द्वारा भी आया। तो मैं भी यही कहूँगा कि जितना बचाव हो सके उतना रखें। सुरक्षा आपके हाथ में। सरकार का लॉकडाउन लगाना और लॉकडाउन खोलना किसी बीमारी से संबंधित इस तरह का कोई संकेत नहीं देता है। जी प्रकृति जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि ये तो बात होगी हमारी दूसरी लहर, हमने लॉकडाउन की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं इसके अलावा संक्रमण की तीसरी लहर का अंदेशा जो विशेषज्ञों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने ये बताया है कि इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य बेहतर करने पर जोर दिया जाए। तो साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को किस तरीके से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सकता है, या फिर स्वास्थ्य विभाग को इस और क्या और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है? देखिए, सख्ती तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को और ज्यादा बरतने की जरूरत है। हाँ, लोग अपनी तरफ से परहेज करना शुरू करें भीड़ भाड़ से, और खुद की सुरक्षा पे ध्यान दें, खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान दें। रही बात तीसरे म्यूटेशन की, तो तीसरा म्यूटेशन कब आएगा, कैसे आएगा, ये इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कोई फैक्ट्री में बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है, या कोई इस तरह की कोई रिसर्च लैब में कोई चीज़ बनाई नहीं जा रही है। एक आरएनए वायरस है जो कि हर शरीर में डीएनए से मिलके और म्यूटेट होता है। तो कहाँ कब कितना होगा, कितने समय बाद होगा, और उसके क्या स्वरूप होंगे। जैसे कुछ वायरोलॉजिस्ट के बयान आ रहे हैं कि बच्चों को ही हिट करेगा या बच्चों को ज़्यादा प्रभाव पहुँचाएगा। मुझे एक रिसर्चर होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी बयान पर मैं खास विश्वास नहीं करता, क्योंकि किसी भी वायरस का जो बदलता स्वरूप है वो इंसानों के शरीर से गुजरते हुए अपना स्वरूप बदल रहा है। तो उसके बारे में इस तरह के अंदाजे लगा पाना लगभग असंभव होता है। और कब आएगा, कितने दिनों बाद आएगा, ये सब बेतुकी बातें हैं। तो जितनी जल्दी हो सके, देखिए अभी भी सरकार ने इस बात के लिए हमें सरकार को बधाई तो देनी चाहिए कि हाँ, हालांकि शुरुआत थोड़ी लापरवाही रही, पर बाद में काफी कुछ सुधारा गया। प्रशासनिक तौर पर जिस तरह से ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, दवाइयाँ मुहैया कराई गई, और पूरे मैं कहूँगा कि मेडिकल लाइन के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी मेडिकल कर्मी हैं, उन्होंने जिस तरह से बिगड़ी हुई स्थिति को संभाला, तो मुझे लगता है आगे भी उन लोगों को तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें भी बधाई देने की ज़रूरत है उन्हें, और उसी तरह से संभाला जा सकता है। विशेष कुछ कर सकने की स्थिति में मैं देखता नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल व्यर्थ की लगती है कि आप, चूँकि एक लहर बड़ी आई और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ी, तो आप सरकार सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाने में जुट जाए, ये संभव नहीं होता है। पहली चीज़ तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी खड़ा नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो कोई भी एक वेव आई 2 या 3 महीने आपको हिट करिए। हॉस्पिटल बनाना, उतने डॉक्टर्स मुहैया कराना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से मरीजों का उपचार नहीं होता है, उतने डॉक्टर्स भी होना चाहिए, उतना मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए। तो वो सब इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो सकता है, फिर उन्हें हमेशा मेंटेन किया जाता है। आप किसी भी तरह का कोई स्टाफ अगर खड़ा कर रहे हैं या कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो उसको आप डिसमेंटल नहीं कर सकते कोरोना खत्म होने के बाद। तो सबसे, और जिस तरह का, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस तरह की हमारी आबादी है, जितना बड़ा देश भारत देश है, जितनी यहाँ की आबादी है, वहाँ सभी लोगों के लिए हॉस्पिटल मुहैया करा दें, सब लोगों को एक साथ टीकाकरण करा दें, जैसा दूसरे देशों में होता है, वो यहाँ संभव बिल्कुल नहीं है। यहाँ
यही प्रार्थना की जाए कि ज़्यादातर लोग संक्रमण से बचे रहें और ऐसी चीज़ की हम कामना करें, तो ही इस बीमारी को हम थाम पाएंगे, रोक पाएंगे। बनस्बत इसके कि हम सरकार से इस तरह की कोई डिमांड करें कि उसके पास हमेशा पर्याप्त लोगों के लिए उपचार सुविधा रहे, तो ये मुझे थोड़ा सा असंभव सी मांग लगती है। ये कभी संभव नहीं है भारत जैसे बड़े देश में। संक्रमण को रोकना ही, बचाव ही, संक्रमण से सुरक्षा ही एकमात्र तरीका मुझे नजर आता है। जी पृथ्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सुनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए पृथ्वीराज सिंह जी, जो कि इंदौर के युवा लेखक हैं, रिसर्चर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें भी लगता है कि इंदौर की जनता को और सख्ती बरतने की जरूरत है। साथ ही में आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ही है। प्रशासन की ओर से हर तरीके से आपको स्वस्थ रखने की, आपके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाने की पहल तो की जा रही है, लेकिन उसे ध्यान में रखते हुए आपको भी अपनी कुछ जिम्मेदारियों से साथ में इस संक्रमण से लड़ने का काम करना होगा। संक्रमण की लहर कम हो जाना या फिर खत्म हो जाना कह देना मुश्किल है, क्योंकि संक्रमण काफी तेज है और अब इसकी गति कहीं ना कहीं धीमी होती नजर आ रही है। लेकिन हमें इसके साथ ही सतर्क रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि एकदम से इस तरीके से संक्रमण का खत्म हो जाना मुमकिन नहीं है। इसे खत्म होने में समय तो लगेगा ही, लेकिन हमारी सावधानी हमें बचा सकती है।